नमस्कार। आज का हमारा विषय है रीतिकाल। नामकरण करना इसका, और इसके नामकरण पर जो विद्वानों में मतभेद हैं उसके बारे में आपको आज पढ़ाया जाएगा। अब जहाँ तक रीतिकाल का नामकरण है तो इसको रीतिकाल ही क्यों कहा गया, क्या कोई अन्य नाम भी दिए गए? तो पहले तो मैं बता देता हूँ कि 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक का जो समय है उसको रीतिकाल नाम दिया गया है। और इस नाम इस समय के अंदर जो कवि हुए उन कवियों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न विद्वानों ने इसको अनेक नाम दिए हैं, लेकिन उन नामों में भी इन पे मतभेद जारी है। अगर बात करें हम मिस्र बंधुओं की तो उन्होंने इस काल को अलंकृत काल कहा। अब दूसरी बात करें हम रामचंद्र शुक्ल की तो उन्होंने इस काल को रीतिकाल कहा। अगर तीसरे नंबर पर हम बात करें पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की तो इन्होंने इस काल को श्रृंगार काल का नाम दिया। अब इसमें प्रथम जो दो नाम हैं उनके बारे में बात करेंगे। अब इसमें अगला पॉइंट है, सबसे पहले हम अलंकृत काल को नाम उसमें लेते हैं। अलंकृत काल किसने दिया था? मिस्र बंधुओं ने। अब मिस्र बंधुओं ने इस काल को कहा अलंकृत काल। अब इस युग के लिए अलंकृत नाम देना विद्वानों ने इसे नकार दिया। अब मिस्र बंधुओं ने इसका समर्थन किया और उन्होंने प्रमाणित किया कि इस युग की कविता को अलंकृत काल ही कहा जाए, क्योंकि इस युग की कविता में अलंकारों का प्रयोग अत्यधिक मात्रा में हुआ है। लेकिन यह बात विद्वानों को मान्य नहीं, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि कविता में केवल अलंकार ही नहीं होते, उसमें अन्य चीज़ें भी शामिल होती हैं। अन्य चीज़ों के नाम बात करें तो उसमें विषय होता है, कवि की संवेदना होती है, उसमें समाज होता है। तो जो अलंकृत काल नाम है इसको भी विद्वानों में स्वीकार नहीं किया। अब अलंकार का वो जो वर्णन है वो एक संप्रदाय के रूप में हुआ है, एक प्रवृत्ति के रूप में हुआ है। और ये प्रवृत्ति भी किससे संबंधित है? शिल्प पक्ष से संबंधित है। अब इस नाम पर अनेक आपत्तियां हैं। सबसे पहले आप देख रहे हो यहाँ पर यह नाम केवल एक पक्ष से संबंधित है। एक पक्ष का मतलब सिर्फ अलंकार को लेकर के ये नामकरण किया गया है। प्रत्येक कवि की रचना में अलंकार तो होते हैं, ठीक है, लेकिन इसके अलावा उसमें अन्य चीज़ें भी होती हैं। अब अन्य चीज़ें कौन कौन सी? भाई उसमें कवि का भाव भी होता है, कवि का समाज भी होता है, उसमें प्रकृति चित्रण भी होता है, उसमें समाज का चित्रण भी होता है, अन्य विशेषताएं भी उसमें होती हैं। तो ये नाम एक पक्ष से संबंधित है। अब इसमें क्या है? दूसरा प्रवृत्ति, यानी कि इससे केवल एक प्रवृत्ति यानी कि एक विशेषता का बोध होता है, बाकी विशेषताएं छुप जाती हैं। सिर्फ एक अलंकृत काल है मतलब सिर्फ इस युग में जो काव्य लिखा गया उसमें सिर्फ अलंकारों की भरमार है। अब इसमें दूसरा मैंने बताया है कि भाव पक्ष, यानी कि ये जो अलंकार है ये शिल्प पक्ष का एक रूप है, जबकि इसमें भाव पक्ष होते हैं। जितनी भी समाज की विशेषताएं होती हैं, कवि की संवेदनाएं होती हैं, उसमें प्रकृति का जो चित्रण होता है, समाज का जो चित्रण होता है, वो इस नाम में शामिल नहीं है। तो इस काल कहने का मतलब है इस काल में केवल एक अलंकरण की प्रवृत्ति नहीं थी, इसमें और भी अनेक प्रवृत्तियाँ विद्यमान थी। तो हम कह सकते हैं कि विद्वानों ने अलंकृत काल को स्वीकार नहीं किया, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जितने भी आगे आने वाले विद्वान थे उन्होंने एक सिरे से इस काल नाम को नकार दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला है श्रृंगार काल। अब दूसरे जो आचार्य हुए हैं वो आचार्य विश्वनाथ मिश्र हुए हैं। इन्होंने कहा कि इस काल को हम अलंकृत काल नहीं कह सकते, इस काल को हम श्रृंगार काल कहेंगे।
यानी कि काल का मतलब है लगभग 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक के काल को मिस्र बंधुओं ने जहाँ अलंकृत काल कहा, वहीं आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने कहा ये अलंकृत काल नहीं हो सकता, ये श्रृंगार काल है। लेकिन विद्वानों ने इस काल को भी स्वीकार नहीं किया। और इस काल को स्वीकार क्यों नहीं किया? जो कमियां मिस्र बंधु के नामकरण में थी, वही कमियां आचार्य विश्वनाथ मिश्र के इस नामकरण में है। कहने की इसमें कमियां कौन कौन सी हैं? अलंकृत काल की तरह यह भी एक पक्षी है। एक पक्ष क्या मतलब? एक पक्ष से संबंधित है, यानी कि श्रृंगार काल से संबंधित है। यानी कि इस काल के कवियों का मात्र एक ही लक्ष्य नहीं था श्रृंगार करना, मात्र एक ही लक्ष्य नहीं था अलंकार करना। तो यह काल भी एक तरह से इस पूरे काल को इंगित नहीं करता। जिस तरह इसमें है प्रवृत्ति का बोध, जिस तरह मिस्र बंधुओं के नाम में एक ही प्रवृत्ति का बोध था, ठीक इसी प्रकार इसमें भी एक ही प्रवृत्ति का बोध है, यानी कि वो है श्रृंगार की प्रवृत्ति। अब हम कह सकते हैं ये श्रृंगार काल भी इसके लिए सही नाम नहीं है। इस नाम के पक्ष में जो यह तर्क दिया जाता है कि इस युग के कवियों की जो व्यापक प्रवृत्ति थी वो श्रृंगार वर्णन की थी, उसे भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसमें यद्यपि इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस युग की जो अनेक रचनाएं हैं वो श्रृंगार पर आधारित हैं और अपने आश्रयदाताओं को प्रसन्न करने के लिए लिखी गई हैं। इनका प्रेरक तत्व कवियों की विलासी आश्रयदाताओं की भावनाओं को ही उजागर करना रहा है। तो इस युग में ऐसे अनेक कवि हैं जिनमें ये काम हुआ, लेकिन बहुत से कवि ऐसे भी हैं जिन्होंने श्रृंगार काल या श्रृंगार का वर्णन नहीं किया। जैसे कि कुछ नीति संबंधी कवि भी हुए हैं, जैसे गिरधर कवि राय है, और कुछ वीरता संबंधी भी कवि रहे हैं जैसे भूषण है, और कुछ कवि तो ऐसे रहे हैं जिन्होंने स्वतंत्र रह करके रचना की है, जिसमें आलम, बोधा और ठाकुर शामिल हैं। कहने का मतलब है इस नाम क्या है? ये नाम भी शिल्प से संबंधित है। यह नाम भाव पक्ष भी इसमें इसका बोध नहीं होता, पूरा बोध इसमें नहीं होता। श्रृंगार के अतिरिक्त नीति भी थी, इसमें भक्ति भी थी, वीर भी थी, यानी कि ये प्रवृत्तियाँ भी विद्यमान थी। तो ये नाम भी आने वाले आचार्यों ने स्वीकार नहीं किया। अब अगली बात करते हैं कलाकाल। अब डॉक्टर राम कुमार वर्मा हुए हैं, इन्होंने रीतिकाल को न तो श्रृंगार काल नाम दिया न अलंकृत काल नाम दिया, बल्कि इन्होंने कहा कि ये कलाकाल हो सकता है। अब कलाकाल नाम कहाँ तक सही है? अब कलाकाल जो नामकरण है इस पर भी विद्वानों में मतभेद है। क्यों? क्योंकि ये एक कला नहीं है, साहित्य कला नहीं हो सकती। ये किसी वास्तुकला का युग नहीं था, बल्कि साहित्य का युग था। तो ये नामकरण भी क्या है, पूरी तरह से विद्वानों ने स्वीकार नहीं किया या एक सिरे से इसको नकार दिया। क्योंकि यह जो नामकरण है कलाकाल, यह सिर्फ क्या है, काव्य शिल्प पक्ष से संबंधित है, शिल्प पक्ष से। भाई उसकी बनावट कैसी थी, इसका जो केंद्रीय विषय है, काव्य की जो आत्मा होती है, भाव होता है, वो इसमें शामिल नहीं होता। तो कहने का मतलब ये है कि इसको हम कलाकाल नाम नहीं दे सकते, क्योंकि बहुत से कवि ऐसे हुए हैं जिनके काव्य में भाव पक्ष अत्यंत प्रभावशाली रहा है। जिसे हम नाम ले सकते हैं आनंद का, आलम, बोधा और ठाकुर जैसे अनेक कवि हुए हैं जिनका काव्य है वो अपने स्वतंत्र वृत्तियों पर आधारित है या स्वतंत्र चिंतन पर आधारित है, उनकी व्यक्तिगत संवेदना पर आधारित है। तो इस तरह से ये कवि इसमें नहीं आ पाएंगे। अब अगला जो नाम है वो है रीतिकाल। अब रीति का प्रश्न क्या होता है? मैं सबसे पहले बताता हूँ कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको रीतिकाल कहा। रीति का क्या मतलब होता है? एक विशेष मार्ग होता है, एक विशेष रास्ता होता है, एक विशेष पद्धति होती है, एक विशेष रचना शैली होती है, और उस विशेष को ध्यान में रखकर ही इस युग के कवियों ने अपने काव्य की रचना की है। अब यद्यपि हम ये कहें कि रीतिकाल का जो ये नाम है वो कई कवियों पर ठीक नहीं बैठता। अब यहाँ पर विशेष है
एक काव्य रचना का विशेष है, शैली विशेष है, लेकिन आनंद हैं, घनानंद हैं, आलम हैं, बोधा है, ठाकुर है, इन्होंने इस रीति का अनुकरण नहीं किया। और कुछ वीर कवि भी हैं, सूदन है, जोधराज है, उन्होंने वीर काव्य की रचना की जो कि रीति काल में शामिल नहीं होते। कुछ नीतिवादी कवि भी हैं जिन्होंने भक्ति काल के अनुरूप अपनी रचना की। ऐसे ही घनानंद, बोधा अन्य कवियों के विषय भी कहे जा सकते हैं, लेकिन इन गिने चुने कवियों को अगर छोड़ दिया जाए तो रीति मुक्त नाम देने में या रीति काल नाम देने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को रीति काल कहते हुए भी इसको 3 अन्य भागों में विभक्त किया है। रीति काल तो कहा इन्होंने, साथ साथ इन्होंने क्या कहा है, रीति इसको 3 भागों में बांट दिया है, एक रीतिबद्ध, एक रीति मुक्त और एक रीति सिद्ध। तो कहने का मतलब ये है कि इस आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो नामकरण है रीतिकाल में, मतलब सारी विशेषताएं समाहित हो जाती हैं और विषय चयन के आधार पर भी इस काल को रीतिकाल कहने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रत्येक कवि के काव्य में श्रृंगार का वर्णन हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा भी है, उसने श्रृंगार काल के ऊपर कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की, लेकिन जो रीति निरूपण संबंधी जो बात है उनके इस नामकरण में, वो पूरी तरह इस काव्य पर स्टिक बैठती है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि इस युग को हम न तो श्रृंगार काल कह सकते हैं, न अलंकृत काल कह सकते हैं, और न ही कलाकाल कह सकते हैं, क्योंकि अगर हम इन नामों को अगर मान्य करेंगे तो बहुत सी बातें रीतिकाल से छूट जाएंगी। तो अंत में हम ये कह सकते हैं कि इस जो रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो नामकरण दिया है ये अत्यंत ही व्यापक है, जो कि सारे काल को समाहित कर देता है, क्योंकि इसमें क्या है, भाव पक्ष भी आ जाता है, शिल्प पक्ष भी आ जाता है, और रीति निरूपण की प्रवृत्ति हर कवि में थोड़ी बहुत मात्रा में विद्यमान होती है, यानी कि काव्य के दोनों ही पक्ष आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इस नामकरण में शामिल हो जाते हैं। तो कहने का मतलब यही है, रीति काल को हम इस सभी विद्वानों ने, आने वाले विद्वानों ने इसको थोड़े बहुत आपत्ति के साथ स्वीकार कर लिया। तो अंत में हम कह सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो रीतिकाल नाम है वही इस काल के लिए मान्य या सर्वमान्य नाम कहा जा सकता है, जो कि विद्वानों ने भी दबे स्वर में या खुले स्वर में इसको स्वीकार कर लिया है। धन्यवाद।